द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान चैप्टर 10 1953 किताबों में पत्र। अगले मंगलवार को बहमन गायब हो गया। जब उसने उसके घर फ़ोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई बाहर नहीं आया। न तो थकी हारी मुरझाई हुई श्रीमती असलान, जिनके गालों पर लाली लगी थी, बाहर आई, न ही विनम्र उदार श्री असलान, जो उनसे चाय के बारे में पूछते। कोई नहीं। पड़ोसियों ने कंधे उचका दिए। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वे उत्तर की ओर गए होंगे, समुद्र के किनारे, गर्मी से बचने के लिए। यही बात होगी। बस इशारे, बस अनुमान, कुछ भी स्पष्ट नहीं। बहमन से 30 दिन तक कोई खबर न मिलने पर रोया चिंता से कमजोर पड़ गई। आखिरकार वह टूट गई और उस जगह चली गई जो इस पूरे मामले का केंद्र थी, स्टेशनरी की दुकान। उसे डर था कि कहीं उसे वहां पता चल जाए कि श्री फखरी को राजनीतिक गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी हो सकती है। पहले तो वह वहां जाने से बचती रही, लेकिन अब उसे जानना ही था। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम्हें पता नहीं है, प्रधानमंत्री मेसादेग के बहुत सारे दुश्मन हैं। वह हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन विदेशी शक्तियां और हमारे अपने दोहरे चरित्र वाले गद्दार किसी भी कीमत पर उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री फखरी, कृपया बताएं, वह कहाँ है? वह अभी आपके साथ नहीं रह सकता। हमारी सगाई हो गई है। देखिए श्री फखरी, आपकी दयालुता को हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमारी मदद की, हमें मिलवाया, इसके लिए हम हमेशा से आपके आभारी रहेंगे। लेकिन जब हम पहले यहाँ छुप कर आए थे, तब बात अलग थी। अब हमारी शादी हो रही है, गर्मियों के अंत में। कृपया बस मुझे बता दीजिए कि आपको क्या पता है। उनके एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि शायद वह उत्तर की ओर समुद्र में रहने के लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? वह मुझे बता देते, है ना? मिस्टर फखरी के सामने इतना खुलकर और बेताब होकर बात करने में उसे शर्म आ रही थी। वह सरासर अनुचित था। अगर जरी को पता चलता कि रोया इतनी बेताबी से जानकारी के लिए गिड़गिड़ा रही है, मानो भीख मांग रही है, तो वह बहुत गुस्सा होती। रोया ने आखिरकार अपने परिवार को बता दिया था कि बहमन लापता है। बाबा को पूरा यकीन था कि शाह के गुंडों ने बहमन को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ममन अपनी तस्बीह की माला थामे बहमन के लिए प्रार्थना कर रही थी और हर मनके को दूसरी तरफ सरकाते हुए मनके में कुरान की आयतें बुदबुदा रही थी। इसे ऐसे ही रहने दो मेरी बच्ची, श्री फखरी ने कहा। मुझे पता है कि वे उन्हें धड़ाधड़ पकड़ रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि आपने क्या सुना है। चिंता मत करो मेरी प्यारी, ये चीज़ें थोड़ी जटिल हैं। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। चिंता मत करो। आराम? वो लापता है। मुझे बताएं। इस शहर में जहाँ हर कोई हर समय एक दूसरे के मामलों में दखल देता है, वहाँ आपके बारे में या उसके पिता या उसकी माँ के बारे में कोई खबर कैसे नहीं है? श्री फखरी चौंक गए। उसकी माँ? मैं जिससे भी बात करती हूँ, सबको कुछ नहीं पता। भला किसी को कुछ कैसे पता नहीं हो सकता? एक युवती को किसी के सामने इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। एक बुजुर्ग महिला ऊंची आवाज में अपनी मांगे रख रही थी, लेकिन बहमन को जेल में देखकर उसे घिन आ रही थी। उसका परिवार, श्री फखरी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से अपना गला साफ किया। क्या वे सब ठीक हैं? आपने क्या सुना है? कुछ नहीं। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। रोया को अचानक मन हुआ कि पास पड़ी किताब उस पर फेंक दे। वह उसे टाल मटोल क्यों कर रहा था? ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा था, जैसे उन्हें पता ना हो कि क्या पूछ रही है? उसने फिर शांत और गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता आते जाते हैं। श्री फखरी, हम सब जानते हैं कि आपकी दुकान मोसादेक समर्थकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है।
आप यहाँ से नेशनल फ्रंट और यहाँ तक कि कुछ कम्युनिस्ट तुदेही समूहों के लिए जानकारी फैलाते हैं। कृपया मुझे बताइए कि आपको क्या पता है? मैं इसे समझ सकती हूँ। मैं गोपनीय रख सकती हूँ। ठीक है युवती। श्री फखरी कुछ पल के लिए चुप रहे। चेहरे के भाव को कुछ समय के लिए समझना मुश्किल था। ठीक है, आपको क्या पता है कि सरकार, क्या मानसिक स्वास्थ्य पुलिस भी यहाँ आती है? क्या हर बात इतनी आसानी से नहीं कही जा सकती? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बस ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर महान है। बिल्कुल। बहमन की चिंता में वह इतनी अंधी हो गई थी कि उसने श्री फखरी के खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बातचीत के दौरान कोई और मौजूद ना हो। जासूस कहीं भी हो सकते हैं। क्या श्री फखरी अब निगरानी सूची में थे? क्या उनसे पूछताछ की गई थी? श्री फखरी आगे की ओर झुके, मानो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाले हों। रोया को बहमन के साथ हुई दूसरी मुलाकात याद आ गई। कैसे श्री फखरी ने झुककर उसे अत्यंत सावधानी बरतने के लिए कहा था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह उनका विश्वास नहीं खोना चाहती थी। मेरी प्यारी बच्ची, श्री फखरी ने फुसफुसाते हुए कहा, बहमन व्यस्त है, बस इतना ही। और इस समय उसे रोमांस करते हुए नहीं देखा जा सकता। मैं उसकी मंगेतर हूँ, उसने दांत पीसते हुए कहा। श्री फखरी ने नाक सिकोड़ी। कोई बात नहीं। उसके संयम में कुछ बदलाव आया। उसकी तीव्रता कम हो गई। श्री फखरी ने भयभीत होकर दुकान के चारों ओर देखा और अंत में एक गहरी सांस ली। बहमन ने मुझे बताया कि आप उससे कुछ कहना चाहें, पत्रों के माध्यम से कह सकती हैं। क्या उसने ऐसा किया? रोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह चिट्ठियों के आदान प्रदान की हर मुमकिन वजह सोचने की कोशिश कर रही थी। वे बात क्यों नहीं कर पा रहे थे? गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे जरूर छिपना पड़ा होगा। मैं उन्हें पत्र लिखूंगी। श्री फखरी ने एक चश्मे को ठीक किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। श्री फखरी, क्या मुझे उनका पता मिल सकता है? उनका पता? तुम्हें उससे संपर्क करने का तरीका तो पता ही होगा। वह बहुत सावधानी से बोल रही थी। वह ज्यादा आक्रामक नहीं दिखना चाहती थी। अगर वह अपने प्रस्ताव से मुकर गया तो अब मुझे पत्र दे दीजिए। मैं सुनिश्चित कर लूंगा कि वे पत्र उसे मिल जाएं। माफ करें, कृपया युवती। आखिर कैसे? दूसरों के लिए या जिस तरह से किया जाता है, मेरे अपने तरीके हैं। वह खुद को यह कहने से नहीं रोक पाई। किस तरह से? रोया खानूम, आपको क्या लगता है कि इस शहर में बहुत सारे युवा जो एक दूसरे को फोन नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, वे अपने संदेश कैसे पहुंचाते हैं? टेलीग्राम? मेरी प्यारी बच्ची, यह रिकॉर्ड में दर्ज है। वे मुझे अपने नोट्स देते हैं और मैं उन्हें किताबों के बीच रख देता हूँ। और जब अगला व्यक्ति किताबें खरीदने आता है तो उसे वह किताब मिलती है जिसके अंदर वह नोट होता है। रोया ने दुकान में चारों ओर नजर डाली, उन किताबों की अलमारियों पर जो उसकी पसंदीदा किताबों से भरी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन किताबों का इस्तेमाल संचार के साधन के रूप में किया जाता था, कि लोग श्री फखरी के जरिए इनमें चिट्ठियां रखते थे। जिस दुकान से उसे इतना प्यार था, जहां उसने पढ़ाई और सुकून की कई दोपहरें बिताई थी, वह अचानक थोड़ी रहस्यमय लगने लगी। तो क्या सिर्फ राजनीतिक सामग्री के गुप्त प्रचार का स्थान ही नहीं था, बल्कि पत्रों के आदान प्रदान का केंद्र भी था। बहमन के साथ संवाद का एकमात्र संभावित जरिया खोना न चाहकर उसने गहरी सांस ली। जरूर, मैं इसकी आभारी हूँ। मैं कल आपके लिए एक पत्र लिखूंगी। जब वह चिलचिलाती धूप में बाहर निकली तो शहर में गर्मी और चिंता की बू आ रही थी। तख्ता पलट की अफवाहें समय से चल रही थी। शाह की सेना विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंक सकती थी। इस बात का डर
बहमन को भी था और अब कई लोग इससे सहमत थे। बहमन चाहे जहाँ भी हो, वह तख्तापलट रोकने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ था। शायद इसका मतलब यह था कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था, शायद वह बस छिपा हुआ था। अगर बहमन सचमुच जेल में था, तो सिर्फ फखरी उसे चिट्ठियाँ कैसे भेज सकते थे? बेशक, सिर्फ फखरी जितना बता रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा जानते थे। यह बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन किसी कारण से वे चुप थे। कोई बात नहीं, कम से कम उसे चिट्ठी तो लिख सकती थी। कम से कम उसके पास यह तो था। उसने श्री फखरी की दुकान से खरीदी हुई कागज की पट्टी पर अपना पत्र लिखा। फाउंटेन पेन की नीली स्याही से पूरा पृष्ठ चाहत भरे शब्दों में भर गया। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। कभी-कभी वह एक खास लय में लिखने से खुद को नहीं रोक पाती थी। एक ऐसी लय जिसे कोई और ना समझ सके। जब उसने सीलबंद पत्र श्री फखरी को दिया, तो उन्होंने वादा किया कि वे इसे बहमन तक पहुंचा देंगे। उन्होंने यह बात चिंता भरी आह के साथ कही, मानो वे यह सब अपनी इच्छा के विरुद्ध कर रहे हों। वह जवाब देगा, है ना? उनसे पूछे बिना नहीं रह सकी। श्री फखरी ने अपना सिर हिलाया और युवा प्रेम और आशा के खुले कृत्यों के बारे में कुछ बुदबुदाया, लेकिन उन्होंने उसका लिफाफा ले लिया। कुछ दिनों बाद जब वह दुकान पर लौटी, तो वहाँ कुछ लोग टोपी और काली पैंट पहने खड़े थे। उसे चिंता हुई कि कहीं वे शाह की सेना के गुप्त जासूस तो नहीं हैं। श्री फखरी ने औपचारिक मुस्कान के साथ उसे रूमी की किताब संग्रह के प्रति दे दी। उसने उसे लिया, बाहर निकली और कुछ दूर तक धड़कती रही, मानो उसका दिल फट जाएगा। तभी उसने हिम्मत करके वह किताब खोली। किताबों के पन्नों के बीचों बीच एक लिफाफा रखा था। उसने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के जोड़ दुखने लगे। फिर उसने उसे वापस किताब के अंदर रख दिया। सड़क पर उसे खोलकर सबके सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, मानो ऐसा करना गैर कानूनी हो। उसे अकेले होने का इंतजार करना होगा। वह घर तक पूरी यात्रा के दौरान किताब को अपने सीने से लगाए रही, लेकिन जाहिर है, घर पहुंचते ही जारी ने शिकायत की कि रोया की गलियों में घूमने के दौरान बैंगन छीलते-छीलते उसकी उंगलियां थक गई हैं। रोया कभी भी काम में अपना उचित हिस्सा नहीं करती। नौकरानी काज़ेब रोया को शक की निगाहों से देख रही थी। उसके सिर का दुपट्टा टेढ़ा था। बैंगन छीलने से उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जो जाहिर तौर पर दोपहर का काम था। मम्मा ने रोया को रसोई में एक उल्टी बाल्टी पर बैठने का इशारा किया और सबने मिलकर बैंगन छीले, काटे, नमक लगाया, धोए, सुखाए और फिर तले। बाबा को यह व्यंजन बहुत पसंद था और उस रात खाने पर उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि वे सब कितने कुशल रसोइये हैं। जैसे-जैसे वह बैंगन के बारे में और सिर्फ बैंगन के बारे में बात करते रहे, रोया समझ गई कि वह बाघ के बारे में चिंतित थे। वह आदमी अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा था और वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि खाना जल्दी खत्म हो जाए, ताकि वह जारी के साथ साझा किए गए कमरे में जा सके, अपनी बहन के सो जाने का इंतजार कर सके और अंत में बहमन का पत्र खोलकर पढ़ सके। जब जारी ने अपने बालों के कुछ हिस्से को अखबार की पट्टियों से लपेट लिया और वे दोनों नाइट गाउन में थी, तो रोया को अपनी बहन के खर्राटों की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन जारी बातूनी मूड में थी। बैंगन छीलने से मेरे हाथ खराब हो रहे हैं। मेरी त्वचा देखो रोया, बस इसे देखो। वह बिल्कुल छिल गई और खुरदुरी हो रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे हाथ ठीक हैं, रोया ने धीरे से कहा। प्लीज़, जैन को सोने दो ताकि वह चिट्ठी पढ़ सके। तुम्हारी वजह से नहीं रोया। वैसे भी तुम आज दोपहर कहाँ थी? काज़ेब और मुझे लगभग सारा काम छीलना पड़ा। ये ठीक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम दुल्हन बनने वाली हो। जारी ने खुद को रोक लिया। मुझे माफ़ करना। मुझे पता है कि तुम उसके बारे में चिंतित हो,
आज रात खाने पर तुम बहुत चुप थी। मुझे पता है कि तुम बस बहमन के बारे में सोच रही हो, लेकिन तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हें मानना ही होगा कि वो क्या, जारी? रोया ने धीमी सी आवाज में पूछा। शायद बहमन का भाग जाना किस्मत का खेल था। शायद प्रधानमंत्री के प्रति इतने जुनूनी व्यक्ति से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। हो सकता है वो छुपकर कोई राजनीतिक साजिश रच रहा हो। कौन जाने। शायद हम सब बेवकूफ थे जो हमने सोचा कि वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर लेगा। जारी ने अपने बाहें मोड़ ली। हो सकता है वो ऐसा कर ही न पाया हो। रोया, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, पर ऐसा हो सकता है रोया। रोया ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी बहन की लगातार बोलती हुई बातें सुनती रही। जब जारी बड़बड़ाने लगी तो उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर होता। वह बातचीत को इतना लंबा नहीं खींचना चाहती थी। वह बस चिट्ठी पढ़ना चाहती थी। जारी को पता ही नहीं था कि बहमन ने उसे चिट्ठी लिखी है। दुनिया बदलने की बात तो बिल्कुल ही बकवास है। यह सोचना सरासर मूर्खता थी कि वह अपनी माँ के सामने इस तरह खड़ा हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, कम से कम श्रीमती असलान तुम्हारी आत्मा को जीवन भर कुरेदती तो नहीं रहेंगी, है ना? शुभ रात्रि जारी। अंततः जब उसकी बहन की सांसें सामान्य हो गई और रोया को यकीन हो गया कि वह सो गई है, तो वह बिस्तर से उठी और खिड़की के पास बैठकर चांदनी में बहमन का पत्र पढ़ने लगी। उसने लिफाफा बड़ी सावधानी से खोला, मानो अगर उसने पत्र को नहीं संभाला तो अंदर से शब्द टूट सकते हैं और अस्त व्यस्त हो सकते हैं। मेरी प्यारी रोया, जब मुझे तुम्हारा पत्र मिला तो मुझे लगा जैसे मैं सारी खुशी से मर जाऊंगा। हे भगवान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, मुश्किल से खा पा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी त्वचा से बाहर निकल जाऊं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा। मुझे माफ करना कि मुझे अचानक जाना पड़ा। काश मैं तुम्हें बता पाता कि क्यों। एक दिन जरूर बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि मैं ठीक हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा। अभी सब कुछ पेचीदा है और सब कुछ समझना होगा। कोई रास्ता निकालना होगा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम फिर से मेरी बाहों में आ जाओ। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत राहत मिली। अपने माता पिता से कह देना कि वे मेरे बारे में चिंता ना करें। मैं ठीक हूँ। वादा करता हूँ। उम्मीद है जारी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रही होगी। मुझे जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें तुम हो। हर पल तुम मेरे साथ हो रोया जून। आपसे जल्द से जल्द दोबारा मिलने की उम्मीद में, तुम मेरे प्यार हो, बहमन। उसने चिट्ठी पर अपनी उंगलियां फिराई, मानो कागज की खुशबू उठने की कामना कर रही हो। मानो उसका अंश कुछ उंगलियों के पोरों में समा जाए। उसने उसकी लिखावट पहले केवल एक बार देखी थी। वह संदेश जो उसने नोटबुक में लिखा था, जो उसने नए साल पर उपहार में दी थी। उसकी लिखावट को दोबारा देखना मानो किसी को थामे हुए व्यक्ति को महसूस करना हो। उसका एक अंश, पन्ने पर लिखे अक्षरों की हर रेखा, हर वक्र और उतार चढ़ाव में वह उसे महसूस कर सकती थी। और जब वह पत्र को बार बार पढ़ती तो उसकी आवाज उसके भीतर गूंजती। स्वाभाविक रूप से उनकी प्रतिक्रिया भावुक लालसा से भरी हुई थी। वह आमतौर पर अपनी बातों में संयमित रहती थी, यहाँ तक कि जब वे दोनों अकेले थे, लेकिन किसी तरह कागज पर वह बात कह गई जो आमने सामने कहने में मुश्किल हो रही थी। वह उतनी ही प्रेम में हो सकती थी, लेकिन वह सीधी बात भी कर सकती थी। वह उससे मुश्किल से सवाल पूछ सकती थी। तुम कहाँ हो? उसने लिखा। मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकती? अगले दिन जब उसने सिर्फ फखरी को पत्र सौंपा तो उसे नग्नता का एहसास हुआ। लेकिन लिफाफा सील बंद था।
वैसे भी श्री फखरी के पास 2 किशोरों की मीठी-मीठी बातें पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम होंगे। उसने सोचा कि उसके शब्द किसी फ़ारसी कविता की किताब के पन्नों में रखे हों, प्राचीन कवियों की कविताओं के बीच। उनका प्यार वहाँ सुरक्षित था। एक तरह से वह वहीं का था। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि बहमन का कोई दोस्त या कोई साथी कार्यकर्ता दुकान में आए, किताबें उठाए और फिर उसे बहमन को दे दे, चाहे वह कहीं भी हो। जब उसका अगला पत्र नहीं आया, वह बेचैन, विचलित और ख़यालों में डूबी रही। वह दीवार से टकराती, खाली जगह को घूरती रहती। उसके ख़याल को कोई दूसरी चीज़ दूर नहीं कर पाती थी। केवल जब उसे जवाब मिलता, तभी उसे कुछ देर के लिए शांति मिलती। उसके शब्दों को पढ़ना, उसकी लिखावट को मज़बूती देखना, जिस तरह से वह फ़ारसी को इतने आत्मविश्वास और तीव्रता से लिखता था, जिस तरह से उसकी पंक्तियों के अंत में थोड़ी ऊपर की ओर झुकती थी, ऐसा लगता था मानो वह उसे सुन रही हो, उस पतले कागज़ को अपने हाथ में पकड़े हुए। सरकारी पुलिस का आना-जाना पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ महीने पहले की तुलना में अब यह निजता का सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गया था। 1-2 पुलिसकर्मी किताबों के ढेर के पास मंडराते रहते थे। पहले तो बेतरतीब ढंग से और फिर ऐसा लगता था कि लगातार। वे देखते रहते थे कि कौन किसके भाषण खरीद रहा है। वे हमेशा देख समर्थक रचनाएँ माँगने वाले ग्राहकों पर नज़र रखते थे और जब कोई मार्क्सवादी सामग्री माँगता था, तो वे विशेष रूप से सतर्क हो जाते थे। सरकारी एजेंटों की निगरानी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह उनकी हरकतें सजग थीं, उनके शब्द मशीनी जैसे थे। वह अब भी रोया के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखकों की रचनाएँ चुनते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि उसे हर हफ्ते कविताएँ पढ़ने को मिले। लेकिन अब वह विचलित और चिंतित थे। रोया अब दुकान में नहीं रुकी। उसने सिर्फ फखरी से अपनी किताब यथासंभव स्वाभाविक ढंग से ली, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे पता न चले कि किताब में न केवल लेखक के शब्द हैं, बल्कि बहमन के भी हैं। फिर वह बाहर भागी और पूरी तरह अकेले होने का इंतज़ार करने लगी, ताकि वह उनके लिखे शब्द पढ़ सके। मेरी प्यारी रोया, मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, हर दिन, हर रात। यह तो सच है कि ऐसा कोई समय नहीं होता जब तुम मेरे मन में ना हो, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक दिन हम जुदाई को याद करके हँसेंगे। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, जब यह सब खत्म हो जाएगा। हर जगह मुझे तुम्हारा खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है। तुम अगर मेरे बारे में चिंतित हो, तो जान लो कि मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। बस तुम्हारी कमी है, जिसका मतलब है कि मुझे बस किसी चीज़ की कमी है। मैं दिन गिन रहा हूँ। रोया जून, अभी हालत थोड़े मुश्किल हैं और प्रधानमंत्री, उनका प्रशासन, सब कुछ खतरे में है। लेकिन हम ही वो होंगे जो इतिहास के इस समय को गर्व से याद करेंगे। हम लोकतंत्र में अपना भविष्य मजबूत कर रहे हैं और मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम राजनीति के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हो, तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं शादी के लिए बेताब हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में सपने देखने की हिम्मत रखता हूँ। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। मैं कुछ हफ्तों में वापस आ जाऊँगा, आपसे जल्द ही जल्द दोबारा मिलने की उम्मीद में। तुम मेरे प्यारे हो, बहमन। थैंक यू।